गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। मैं सुनेरी सर आपके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से ज़बरदस्त मैराथन। ये हमारी सीरीज जो चल रही है बच्चों, मैराथन सीरीज, इसमें मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ 2 या 4 नए ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें आपके कहीं ना कहीं पेपर से सीधे पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत कर रहे हैं बच्चा आज का अपना सेशन। एक्सरसाइज 9.3 में वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में सीधे पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में ही हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों और बड़े आराम से लगाएंगे। प्रश्न है, करना क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें पहले प्रश्न में ये एक समीकरण दिया है x/a प्लस y/b। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये नंबर आपको 5 नंबर देके जाएंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे तो, ठीक है। 5 और 8 नंबर, ठीक है। आइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। सौरभ कह रहे हैं सर आप, चलिए प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। प्रश्न, स्वच्छ अचर a और b से विलुप्त करते हुए वक्र के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात करिए। यानी ये हमें एक समीकरण दे रखा है। ये क्या दे रखा है, हमें एक समीकरण दिया गया है। क्या दिया है, समीकरण। इस समीकरण से हमें अवकलन समीकरण प्राप्त करना है। समीकरण से अवकलन समीकरण कैसे प्राप्त करना है, यानी उस समीकरण का अवकलन कर दीजिए, अवकलन समीकरण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कैसा अवकलन समीकरण प्राप्त करना है कि उसमें स्वच्छ अचर a और b विलुप्त हो जाएं, गायब हो जाएं। जैसे कि अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसका मैं अवकलन कर देता हूं। क्या करते हैं, अवकलन। यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए आप कहेंगे x का अवकलन होता है 1/a। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर a का तो आपने अवकलन किया नहीं। a इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो दिस इज, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका अवकलन नहीं किया जाता है। मैं आपको यहां पे बता देता हूं बहुत अच्छे से। जैसे x/a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1/a गुणा में x, और ये 1/a जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको 1/a यूं का त्यों रखेंगे और x का अवकलन होगा 1, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको समझाया। x/a का अवकलन होगा मेरे पास 1, क्योंकि x का 1 हो गया, a अपना यूं का त्यों रहेगा, प्लस 1/b, और y का जब मैं अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा y', और फिर इक्वल टू 1 का अवकलन होगा तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, या फिर हम ये कहें कि x का पुनः x के सापेक्ष। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे और जितने आ चुके हैं लाइक करेंगे ना, सभी, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, और सब बच्चे कॉपी पेंसिल के साथ लिखेंगे, कोई फालतू का कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो आप देखिए इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि सर कांस्टेंट वैल्यू हो गई। 1/b सेम टू सेम रहेगा, और y का हो जाएगा हमारे पास y' बराबर 0। यानी हमारे पास आ गया y' अपॉन में b बराबर 0 अपॉन 1 करके कैंची का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y' बराबर 0। इस तरीके से ये हमारा अवकलन समीकरण हो जाएगा बच्चा। अब बढ़ेंगे, मैं आपको अब आपका 5वां प्रश्न करा रहा हूं जो लगातार हमसे पूछा जाता है पेपर में। प्रश्न संख्या 5, ठीक है। y e की पावर x a cos x प्लस b sin x। ये प्रश्न संख्या 5 है और 5 नंबर में ही पूछा जाता है। हमें इसमें करना क्या है ये मैं आपको पहले बता दिया, फिर से बता रहा हूं। ये एक समीकरण है, इसका हमको अवकलन समीकरण बताना है। एक ऐसा अवकलन समीकरण जिसमें a और b होने नहीं चाहिए। हम इसका पहले अवकलन करेंगे और अवकलन समीकरण प्राप्त कर लेंगे।
लेकिन ऐसा अवकलन समीकरण जिसमें ए और बी मौजूद ना हो, ये होने नहीं चाहिए ए और बी। चलिए, तो करना क्या होता है, हमें केवल और केवल अवकलन करना होता है। क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, अवकलन। सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं छोड़ के चला जाएगा, समझ लीजिए, उसके लिए बस एक ही है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो बच्चा शुरुआत करा रहा हूं और एंड में जब वीडियो का लास्ट होगा, लास्ट मोमेंट पे मैं आपको कुछ बातें बताने जाऊंगा और यहां पर 2 क्वेश्चन एक ऐसे कराऊंगा जो आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला काम, हम इस सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन। चलिए, तो अवकलन का तरीका आपको पता है, y का अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा y डैश, और यहां जब इसका अवकलन किया जाएगा तो इसको हम पूरी संख्या को, ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है। y का अवकलन y डैश, पहली संख्या यों का त्यों, आपको पता है फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन हम कैसे करते हैं बच्चों, इसका अवकलन कैसे करते हैं सभी को पता है, पहली संख्या यों का त्यों, दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या यों का त्यों और पहली का अवकलन, इस तरीके से। तो पहली संख्या यों का त्यों, e की पावर x हमारा यों का त्यों रहेगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे, इसका d/dx मैं यहां लिख भी देता हूं, a cos x प्लस b sin x, फिर हम प्लस लगाएंगे a cos x प्लस b sin x इंटू में अवकलन करेंगे e की पावर x का, ठीक है भाई। ये हमारे फॉर्मूला लिखा था, इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर दिया है मैंने। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि सर y डैश बराबर e की पावर x। आइए, अब इस पूरे का हमें अवकलन करना है, तो आप कहोगे a कांस्टेंट वैल्यू cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, माइनस को मैंने आगे लगा दिया, आगे नहीं लगाया बेटा, आगे लगा दिया, ठीक है। तो फिर हम इसको प्लस b sin x का अवकलन हो जाएगा हमारा cos x, ठीक है। फिर हम प्लस लगाएंगे a cos x प्लस b sin x, e की पावर x का जो अवकलन होगा e की पावर x होगा। इतना बच्चों तो आप सभी के समझ में आया है या नहीं, जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ भाई, चलिए, वेलकम स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऑल फ्रेंड। चलिए बच्चों, साथ के साथ लिखते भी जाओ, अच्छे तरीके से करते जाओ, मस्ती से, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, हाँ भाई, ये है हमारा a cos प्लस b sin x इंटू में e की पावर x। ये तो हमारे पास वही है जो ऊपर दे रखा है y, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए, हम यहां लिखेंगे y डैश बराबर e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस ये हमारा हो गया y, इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, एक बार फिर से हम इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा इसका अवकलन करने पर, यहां लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए, y डैश का अवकलन करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा, और यहां पर भी आप क्या मानेंगे बच्चों, ये फर्स्ट मानेंगे और ये सेकंड। और उससे पहले अगर मैं इसका अवकलन कर दूं इसको पहले मानते हुए, तो ये हो जाएगा y डबल डैश y डैश, और फिर प्लस लगा देंगे पहली संख्याओं का त्यों, और इसको मैं अब आपको डायरेक्ट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपको पता है माइनस का a sin x का हो जाएगा हमारा cos x, फिर प्लस लगाएं, फिर b cos का हो जाएगा बच्चों sin x, और वो भी माइनस का, इसीलिए मैंने यहाँ जो प्लस था वो
माइनस के रूप में लिखा है क्योंकि मुझे बाद में चेंज करना पड़ता। तो ये हो जाएगा b साइन x प्लस के, वो मैंने पहले ही लिख दिया इसलिए प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये मैंने पहले लिख दिया, पहली संख्या यूं कहते हैं दूसरी का अवकलन। अब प्लस लगाएंगे, अब लिखेंगे हम दूसरी संख्या यूं कहते हो a साइन x प्लस b कॉस x, और e की पावर x का मेरा फिर से e की पावर x ही हो गया। बड़ा समझने का प्रश्न है, थोड़ी सी गलती आपको एग्जाम के से नंबर काट देगी। बिल्कुल बी अवेयर रहें क्या कर रहे हैं। सवाल को अगर आपसे कह दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा रहा हूं तो आपको अच्छे से करना है। पहली बार कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने मन से आज ही निकाल दीजिए कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये शब्द आपके विचार में नहीं आना चाहिए कि हम पे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं सर, हम पे नहीं होते हैं सवाल। ये विचार अपने मन से निकाल लीजिए अपने अंदर। बस एक ही बात समाहित करिए कि सर कठिन प्रश्न है, कोई बात नहीं है सर, आप पहली बार पढ़ा रहे हो, बड़ा प्रश्न है। अपने आप से कहें कि सर बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न के नंबर 5 नंबर 8 नंबर के हैं, थोड़ी सी तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आप करा रहा है, मैं कर रहा हूं, दोबारा से करूंगा, दोबारा से वीडियो देखूंगा, ठीक है, तो फिर और से नोट भी करता जाऊंगा। तो वाकई बच्चों आपके नंबर, आपके मार्क्स 90 प्लस होंगे। आपके अंदर एक वो लेवल बढ़ेगा, एक एनर्जी आएगी जिससे आप अपने आप को बूस्टअप कर पाएंगे, आगे ले जाएंगे। लेकिन एक बच्चा जो अपने अंदर से एनर्जी को डाउन कर देगा, वो सोचेगा अरे इतना बड़ा प्रश्न हम पे नहीं होगा, तो समझ लीजिए वहां पर आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं, कम आंक रहे हैं। अगर आप जिससे फाइट लड़ रहे हैं आप उससे ही ये कह दें कि तुम तो बहुत ताकतवर हो, इसका मतलब आप ये नहीं कह रहे हो कि उससे कि वो ताकतवर है, आप ये बात कह रहे हो कि हम बहुत कमजोर हैं, ठीक है ना। और मैं समझता हूं जब हम हार नहीं मान रहे हैं तो आप हार कभी भी नहीं मानोगे बच्चों, अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, ऐसी ये उम्मीद रखता हूं मैं। देखिए सवाल बढ़ जाए, गलती हो कोई बात नहीं है, गलती करना मानव का स्वभाव है, ठीक है, लेकिन आप बढ़िए, आगे पढ़िए। देखिए क्या करेंगे अब हम इस सवाल में, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि मैं क्या करने जाऊंगा इस सवाल में। देखिए अभी तक मैंने कहा था अवकलन समीकरण, ये अपने आप में एक अवकलन हो चुका है, लेकिन यहां पर आप ए और बी देख रहे हैं, यहां पर भी ए है, यहां बी है, यहां ए है, यहां बी है, इनको गायब करेंगे और इससे ऊपर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी मदद से, उनकी हेल्प लेंगे हम। कैसे हेल्प लेने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां ये हो जाएगा y डबल डैश बराबर y डैश, यहां से जो माइनस था वो माइनस मैंने बाहर किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, e की पावर x a cos x प्लस b साइन x, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बड़े गौर से, बड़े ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या है सर, ये पॉइंट क्या है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, देखिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसकी वैल्यू में लगाऊंगा, देखो यहां से लगाऊंगा, बड़े ध्यान से देखने वाली बातें हैं। या मैं ये कह दूं कि ये क्या है, ये है हमारे पास ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने ग्रीन कर दिया है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये वैल्यू है यहां, ये जो बॉक्स में मैंने लिख दी है, एक बार फिर से मैं इसको ग्रीन कर देता हूं जिससे आप समझ पाओगे। अब इसका वैल्यू में लगाऊंगा, इसका वैल्यू में क्या लगाऊंगा, y डैश, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, y डैश माइनस y। दूसरा ये है कि सर फिर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये बताइए ये क्या है। तो आप जब सवाल की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि सर ये y का ही तो मान है, ठीक है ना। तो अब आप प्लस लगाएंगे और ये जो वैल्यू है इसका मान मैंने आपसे कह दिया कि ये है y डैश माइनस y, क्योंकि ये दूसरी तरफ चला जाएगा। ये बात समझनी है बहुत अच्छे से कि मैं कर क्या रहा हूं। इसका वैल्यू मैंने यहां से लगाया है इस y को दूसरी तरफ भेज के, तो y डैश माइनस y। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर y डैश बराबर y डैश माइनस, ये क्या है मेरे पास, ये मेरा है y, और फिर प्लस y डैश माइनस y। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, y डबल डैश इजिकल टू 2y डैश माइनस के 2y,
यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें ए और बी आप देख पा रहे हैं कहीं पर भी नामो निशान के लिए नहीं है। ये केवल अवकलन समीकरण बन गया है उस समीकरण का, इसका जो शुरुआत में हमें ई ए और बी के पद में दे रखा था। चलिए तो इसको यहीं पर छोड़ दें, या फिर आप इन संख्याओं को दूसरी तरफ भेज दें, पक्षांतर कर लें। y डबल डैश माइनस के 2y डैश माइनस के 2y बराबर 0। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि यस सर, ओके, कोई भी हारी परेशानी, खांसी खुर्रा जुकाम सर्दी जो भी हो तुरंत मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका इलाज करने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है मेरे बैठने का समय, तुम्हारे सुनेरी सर डॉक्टर साहब का बैठने का समय पता है कितने का है, 7 से लेके कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपका मैराथन अच्छे तरीके से चलेगा, जिसमें हम आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से कराएंगे बच्चों। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं जो अब हम प्रश्न बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है थोड़ी सी 1 मिनट की मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जब भी कभी हम गणित पढ़ते हैं और गणित में अगर आप अच्छे एवरेज स्टूडेंट हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि अगर अवकलन है तो आप अवकलन तुरंत कर देते हैं, समाकलन है तो आप समाकलन तुरंत कर देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सन्निकट मान तो आप तुरंत कर देते हैं, आपसे पूछा जाए ए इनवर्स तो आप तुरंत कर देते हैं, आपसे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री की जो सवाल दिया जाए तो आप तुरंत हल कर देते हैं। गणित में एवरेज स्टूडेंट के लिए जब हिंदी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें थ्योरी होती है, जिसमें लाइन आपको पढ़ना पड़ता है, वहां पर आप थोड़ा सा पेशेंस खो देते हैं और सोचते हैं कि ये तो सवाल कठिन होगा, जबकि आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। आपको सवाल को पढ़ने की आवश्यकता है कि उस सवाल में प्रश्न क्या कहा गया है। अगर आपके प्रश्न जो अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप उस प्रश्न को आराम से कर ले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आप आज से जो यानी कल से जो शुरुआत करी है, जो मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है, वो आपके क्लियर समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्री, अवकलन, समाकलन, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। इट इज एनफ, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अवकलन, समाकलन और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने ये चैप्टर पढ़े हैं तो आपके समझ में जरूर आएगा। ठीक है भाई, हाँ। चलिए अब मैं जो हिंदी वाले क्वेश्चन हैं उनकी हिंदी के स्थान पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न में क्या कहा गया है। आपके पास बुक है और उसका मैं वक्र यानी उस समीकरण को बनाऊंगा, उस समीकरण को लिखूंगा। जैसे कि प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। या लिख ही देते हैं अगर, क्योंकि बच्चों के पास किसी के पास किताब नहीं है तो फिर वो कहेगा y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले कुल का अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण ज्ञात करो। हाँ भाई, कैसे करने वाले हैं? राइटिंग बच्चा थोड़ा सा मेरा अगर ऐसा ही है, मैं फिर, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि y अक्ष को मूल बिंदु पर, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का, करने वाले देख लेता हूं, वृत्तों के कुल का है ना, करने वाले वृत्तों के कुल का। यानी हमें क्या करना है, पहले अपना चतुर्थांश बनाना है। और y अक्ष को मूल बिंदु पे स्पर्श करने का क्या मतलब है सर? एक ऐसा वृत्त बनाना है जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे। या तो ये बनाएंगे या फिर आप इसे बनाएंगे जो कि y अक्ष पर मूल बिंदु को स्पर्श करे। ठीक है, या फिर ये होगा। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन पैदा होगा कि सर फिर अगर आपने ये अगर वृत्त बनाया तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि ये एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। सवाल में चेंजेस बस यहीं पर होंगे, या तो वो एक्स की कह देगा या वाई की कह देगा। आपको बस ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अच्छा, इसने बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले कहा है। अगर वो कहता कि बाई अक्ष को धन दिशा में स्पर्श करने वाले तो ये बनाते, वो कहता बाई अक्ष को ऋण दिशा में स्पर्श करने वाले तो ये बनाते। अब आपको क्या बनाना है, आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं कि आप धन दिशा में बनाएं या ऋण दिशा में बनाएं। ठीक है, या तो आप धन दिशा में बनाएंगे या फिर किस में बनाएंगे, ऋण दिशा में बनाएंगे। अच्छा चलिए हम बना लेते हैं वाई अक्ष को धन दिशा में, और जितने भी वृत्त हों उनके कुल का अवकलन समीकरण बताना है। यानी कुल का अवकलन समीकरण का ठीक जस्ट ऐसे समझें कि इनके पिताजी जो सबसे बड़े होते हैं, कुल खानदान कुल इस तरीके से होता है ना, ऐसे ही वृत्तों के कुल का अवकलन समीकरण हमको ज्ञात करना है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि सर आपने हमको ये सूत्र बताया था इसका, जिसके केंद्र 0,0 होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जहां पर y क्या है, y इज ए रेडियस, सॉरी r क्या है, r इज ए रेडियस, यानी r क्या है, हमारी त्रिज्या है। क्या है भाई, r हमारी त्रिज्या है। चलिए, जब r त्रिज्या है केवल इसके लिए, अब हमने क्या कहा, यहां से यहां तक की दूरी जो होती है वो क्या होती है, हमारी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। अब हम वृत्त को यहां से यहां पे लेकर आ रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये क्या है, हमारा यहां से यहां तक की दूरी है r, और आपको इसके वृत्त का समीकरण ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो समीकरण होगा वो होगा x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस तरीके से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नजर आना चाहिए। वृत्त दिया है सर, इसके कई मतलब हैं, मतलब कई हैं, हाँ बिल्कुल, रिपीट करो सर प्लीज गौतम सर, हमारी लिखावट आपकी सेम है। चलो अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा तो यहां पर हमें इस वृत्त का समीकरण ध्यान रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त, ये मैंने बना दिया, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का अवकलन समीकरण ज्ञात करिए। तो पहले में जो हमें जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा देते हैं, यहां पर हमने इसको हटा दिया और क्या लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या जो हमने किया है वही लिखना है। माना वृत्त की त्रिज्या r है, और फिर लिखना है वृत्त का समीकरण जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। चलिए क्या होगा हमारा समीकरण, वो मैंने वहां पर लिख दिया, यहां पे फिर से लिखूंगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब एक बात आपके दिमाग में घूम रही होगी कि सर अगर वृत्त इस तरीके से बनता तो इसका समीकरण क्या होता, बस इतना अंतर होता कि यहां पर प्लस आ जाता। बच्चों कहां आ जाता, यहां पे प्लस आ जाता, क्योंकि वाई अक्ष की उधर चले गए हम, ऋण दिशा में उल्टा समझना है। वाई अगर धन दिशा में आएंगे तो माइनस और ऋण दिशा में जाएंगे तो प्लस। उसका रीजन भी क्या है मैं आपको बता दूं यहां पे, क्योंकि x माइनस, इस कंडीशन में जब मैं x माइनस आर का होल स्क्वायर को 0 के बराबर रखूंगा तो x का मान हमारा प्लस का r आएगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी हमारी r आएगी, जो कि प्रश्न के अनुसार हमने बनाई है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें ये मिल गया क्या,
जो सवाल में पूछा गया था वृत्त का समीकरण मिल गया, लेकिन हमें इस वृत्त के समीकरण के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात करना है। अवकलन समीकरण यानी कि कुल मिलाकर यह है, इसका हमें अवकलन करना है। कर लेंगे सभी बच्चे। हर प्रश्न में यही करना होगा, लैंग्वेज को पढ़ो, चित्र बनाओ, चित्र अगर समझ में आता है तो आप उसकी इक्वेशन को नोट करो, और जैसे ही इक्वेशन हमारे पास आ जाए उसका हम अवकलन करेंगे। अब हमें यहां पर इसका अवकलन करना है। क्या आप इसका अवकलन कर सकते हैं? सारी चीजें क्लियर हैं बच्चों? ठीक है, हाँ एक बार मैं देख लेता हूं। नेटवर्क इश्यू हो रहा है। बिल्कुल सर, क्लियर है सर, हमारी लिखावट सेम है। ठीक है बच्चों, आइए अब यहां पर हमें क्या करना है, इसका अवकलन। तो अवकलन करने से पहले कुछ कैलकुलेशन अगर बनती है, अगर आपको लगता है कुछ कट जाएगा तो उसे कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2x इंटू आर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से मेरा आर स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x आर बराबर 0। अब कैलकुलेशन करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, बस इसका अब हमें क्या करना है, अब इसका बस हमें अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे बच्चों, जल्दी से बताएं और फिर मैं आगे के प्रश्न संख्या 7 क्या कहा गया है प्रश्न में, ऐसे परवलय के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात करिए जिसके शीर्ष मूल बिंदु पर हैं और जिसका अक्ष y अक्ष की धन दिशा में है। यानी y अक्ष की धन दिशा में आपको परवलय बनाना है। देखिए इस तरीके से y अक्ष की धन दिशा में, और शीर्ष जो कहां करते हैं, मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो हम लिखेंगे, माना परवलय क्या होगा बच्चों, इसका एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि सर अगर x अक्ष की धन दिशा में होता तो इसका समीकरण होता y स्क्वायर बराबर 4ax। अब आपको कंपेयर करना आ गया, आप समझ गए कि जब धन दिशा में जा रहे हैं, x अक्ष से y अक्ष पे पहुंच जाएंगे तो x की जगह पर y और y की जगह पर हम x लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें इसका केवल और केवल क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष हमें क्या करना है बच्चा, अवकलन करना है। तो अवकलन करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कर लेंगे या नहीं। x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 4a कांस्टेंट है, y का कर देंगे y डैश। हाँ भाई, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, करवा दीजिए। देखिए यहां पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, अगर आप कहते हैं कि सर इस तरीके से, तो यहां से हम 2 से कट जाएगा ये, x बराबर क्या आ जाएगा, 2ay डैश। अब आपको क्या करना है, यहां से a का वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा x अपॉन 2y डैश। इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन 1 क्या है, जो इक्वेशन हमारी थी उसमें हम पुट कर देंगे। सबसे पहली इक्वेशन a के स्थान पर हमें रख देना है, a के स्थान पर क्या रख देना बच्चा। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो देखो, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पढ़ना जरूर है आपको, फिर आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अवकलन करिए, अवकलन भी मैंने कर दिया। अब अवकलन करने के बाद आपको जो कांस्टेंट दिखाई दे उसको, उस वैल्यू को निकाल के पुट कर देना है अपने समीकरण में। यहाँ पर हम निकाला मान, a का मान निकाला और हमें कहाँ पुट कर दिया, समीकरण नंबर 1 में। क्या है समीकरण नंबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 4a से पहले मैं y लिख लेता हूँ, a का मान लगा देता हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, x अपॉन 2y डैश। इस तरीके से x से एक x कट जाएगा, 2 से
4 कट जाएगा 2 बार। अब हमारे पास आएगा x बराबर 2y अपॉन वाई डैश, अपॉन 1 करके कैंची का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश बराबर 2y। मेरे प्यारे साथियों, यही हमारा अवकलन समीकरण होगा। एक्स वाई डैश माइनस के 2y बराबर 0। हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यही हमारे y अक्ष के y अक्ष की धन दिशा में परवलय का समीकरण है, अवकलन समीकरण है। ठीक है भाई सभी बच्चे। हाँ सर जी मेरे को पता नहीं चला करता कि कितना आंसर आएगा। ठीक है भाई बहुत बढ़िया भाई, अवकलन करने को प्राप्त वही आंसर होगा। अवकलन करने के बाद वो अवकलन समीकरण है। लेकिन अगर जैसे यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू सवाल में थी, जैसे आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है a, उसकी वैल्यू निकालकर आपको पुट करनी होगी। जैसे कि अब आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा दूं, यहां से मैंने आपसे कहा कि अवकलन करिए। अवकलन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहां से r का वैल्यू उठा के पुट कर देना होगा। अपने r का मान निकालना है, पहले r का मान निकाल के आपको यहीं पर पुट कर देना है। ठीक है, बड़ा बेहद आसान है, बस आप करें तब। ठीक है चलिए किस चैप्टर का क्वेश्चन है, शिखा श्रीवास्तव कह रही है किस चैप्टर का क्वेश्चन है। बच्चा चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन है। देखिए 12th क्लास मैथमेटिक्स चल रहा है। आइए फिर से मैं एक नई इक्वेशन बना रहा हूं, नया क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए। 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 और 9 बच्चों दोनों ही एक जैसे सवाल हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप अपनी किताब पर नजरें रखेंगे और मुझसे पहले एक बार पढ़ लेंगे अगर आपको पढ़ने में सक्षम है तो। ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां y अक्ष पर तथा जिसके केंद्र मूल बिंदु हैं। चलिए तो ऐसे वृत्त का कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात करना है इस तरीके से। दीर्घवृत्त y अक्ष की ओर है, इस तरीके से हमारा दीर्घवृत्त दे रखा है। और दीर्घवृत्त का समीकरण आपको पता है क्या होता है। यहां पर अगर y अक्ष पर है तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि a इज लेस देन b। हम लिखेंगे माना x अक्ष पर a अंतःखंड कट रहा है और y अक्ष पर b, तो हमें सीधा, क्योंकि हम यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर क्लास में जो हमने दीर्घवृत्त सीखा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, उसका एक मानक समीकरण बनाएंगे बस, है ना। हमसे कहा है माना दीर्घवृत्त, क्या कहा है, दीर्घवृत्त का समीकरण। हमने मान लिया दीर्घवृत्त का समीकरण हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। बराबर क्या है बच्चा, 1। इस तरीके से अब इसका हमें अवकलन करना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास जो 1 अपॉन ए स्क्वायर है वो सेम एज रहेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर सेम रहेगा, वाई स्क्वायर का जो अवकलन होगा बच्चा वो 2y हो जाएगा। और फिर y का दोबारा से कर देते हैं y डैश, 1 का अवकलन हमारा हो जाएगा 0। ठीक है भाई, आइए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हाँ भाई, यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेके उसे भाग में भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, यहां हम 2 कॉमन लिया, यहां से भी कॉमन आ गया और यहां से भी कॉमन आ गया और उसको कॉमन लेके हमने भाग में भेज दिया तो 0/2 वो 0 हो जाएगा। ये बनेगा हमारे पास वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। ये जो पार्ट है इसका मैं पक्षांतर कर दूंगा, वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स अपॉन ए स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये संख्या इधर आएगी
वाई वाई डैश बराबर माइनस के एक्स इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई डैश अपॉन एक्स बराबर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब हमें केवल और केवल इसका क्या करना है बच्चा, अवकलन कर देना है, और अवकलन करने के बाद हमें अवकलन समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं बच्चों, जल्दी से बताएंगे कमेंट में, जल्दी से बताएंगे। सर आप क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं? नीलेश ये कह रहे हैं, यादव नीलेश कह रहे हैं आप क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं। देखिए बनाना कुछ नहीं है, लैंग्वेज को पकड़ना है। आपने अगर जो फर्स्ट ईयर में व्रत, दीर्घव्रत, परवलय, अति परवलय, ये 4 टॉपिक किए हैं, कर लिए हैं, और मैं आपको एक सिंगल वीडियो के सिंगल स्लाइड के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो ये मेरा होता है व्रत, इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर मैंने ये व्रत इस तरीके से बना दिया तो इसका समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस, तुरंत नोट करेंगे क्योंकि मैराथन क्लास है बच्चा, आपको एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। इस व्रत का समीकरण होगा एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर। अगर मैं कहूँ ये व्रत है तो इसका समीकरण होगा एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर मैं व्रत की बात करूं, ठीक है, अगर मैं व्रत की बात करूं जो कि वाई अक्ष पर बना दूं इस तरीके से, तो इसका समीकरण होगा, क्योंकि ये हमारा ये जो समीकरण था ये वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा था, ये भी वाई अक्ष को, ये एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर और वाई माइनस आर का स्क्वायर, जहां आर सभी में त्रिज्या है, बराबर आर स्क्वायर। अगर मैं एक और वृत्त बना दूं यहां पर इस तरीके से नीचे, जो एक्स अक्ष को स्पर्श करे, वाई अक्ष की ऋण दिशा में हो, तो इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये वृत्त के समीकरण हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आपको परवलय, ये वाई अक्ष की धन दिशा में, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये परवलय वाई अक्ष की ऋण दिशा में, वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax, ये परवलय वाई अक्ष की धन दिशा में, इसका फॉर्मूला वाई। अब आप यहां से क्या कहेंगे, x की जगह वाई, वाई की जगह x, यानी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 4ay। अगर आप परवलय बना रहे हैं वाई अक्ष की ऋण दिशा में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4ay। अगर आप दीर्घवृत्त बना रहे हैं तो दीर्घवृत्त 2 तरीके से बनेगा, एक बनेगा इस तरीके से, दूसरा बनेगा आपका इस तरीके से। इस दीर्घवृत्त का जो समीकरण होगा बच्चों वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहां पर भी इस वृत्त का समीकरण भी, दीर्घवृत्त का समीकरण भी यही होगा दोनों। अंतर क्या होगा, यहां पर a इज ए ग्रेटर देन b, यहां b इज ए ग्रेटर देन a, बस इतना चेंजेस होगा। अगर हम बनाएं अतिपरवलय तो अतिपरवलय भी 2 बनते हैं, ठीक है। मैं एक जैसे एक अतिपरवलय का चित्र एक रफली फिगर बना रहा हूं सभी का, जिससे कि आप समझ पाओ सवाल की जो लैंग्वेज आप कह रहे हो ना कि आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ये इक्वेशन, ये जो सभी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसका जो समीकरण बनता है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अगर आप इतना समझ पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप सवाल को अंदर तक चले जाएंगे। लेकिन आपको ये इक्वेशन नहीं पता है तो फिर आप कहीं ना कहीं भटकते रह जाएंगे भाई, ठीक है। सभी बच्चे फॉर्मूले को नोट कर लेना जो मैंने आपको कराए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का केवल और केवल अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है। कर लेंगे सभी? हाँ भाई जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सर अवकलन करने में। चलो बहुत बढ़िया। जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है ठीक वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। बस वहां पर दीर्घवृत्त के स्थान पर क्या कह दिया है, दीर्घवृत्त के स्थान पर हमसे कह दिया है, क्या कह दिया है, अतिपरवलय, अतिपरवलय।
क्वेश्चन नंबर 9 में। अतिपरवलय सवाल यही रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को लगाएंगे, है ना। आइए, 9 हमने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। 9 आप SW में डालेंगे, ठीक है। 9 को आप SW में डालेंगे। चलिए, हाँ भाई, बताते रहिए मौसम का हाल कैसा चल रहा है अपना, क्योंकि हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे भाई। कहा है ऐसे वृत्त के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र y अक्ष पर, जिसके केंद्र y अक्ष पर हैं, यहां पे कहीं पर हैं, y अक्ष पर हैं, जिसकी त्रिज्या 3 है। अच्छा, y अक्ष पर दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो ये बन सकते हैं और एक बन सकते हैं हमारे पास यहां पे, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि त्रिज्या का जो मान दे रखा है 3 दे रखा है, उसी के अनुसार हमने प्लस दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन त्रिज्या जो है हमने बनाई है यहाँ पे, तो ये जो त्रिज्या दे रखी है r, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है r बराबर 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, ये लैंग्वेज पकड़ेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे। देखो क्या कहा गया है, मैं बिल्कुल लिख देता हूं। वृत्त का समीकरण लिखेंगे। वृत्त का समीकरण जो y अक्ष पर, y अक्ष पर है, जिसकी त्रिज्या r बराबर 3 है, ठीक है। इस तरीके से हमें वृत्त का समीकरण बनाना है। और वृत्त का समीकरण मैं बना रहा हूं, देखिए क्या बना रहे हैं, x माइनस x का स्क्वायर प्लस y माइनस p का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r का मान मेरे पास 3 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस y माइनस p का होल स्क्वायर बराबर r का वैल्यू मुझे दे दिया 3, तो यहां लिख दूंगा मैं 3 का स्क्वायर, जो कि अगले स्टेप में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस बराबर 9। ये मेरे पास इस वृत्त का समीकरण आ गया जो हमसे सवाल में कहा गया है। आपको इतना चीज बनानी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है बच्चा। ये अवकलन समीकरण बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल की मांग क्या है, सवाल का चित्र कैसे बनाया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर जी आपने ये y माइनस बी कैसे कर दिया, आपको तो y माइनस 3 करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं y माइनस 3 कब करता, b क्यों कहा है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी मैंने b मान लिया है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको b मान लिया है। अच्छा सर आपने b ही क्यों माना, कुछ और क्यों नहीं माना, मान सकते हैं या नहीं, तो मैं कहूंगा कि हाँ मान सकते हैं। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, हम मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर आपके दिमाग में एक और आइडिया आया कि सर जी अगर एक्स स्क्वायर प्लस सारी चीजें क्लियर कर दूंगा बच्चों, बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है। आपने 3 का स्क्वायर, सर इसका समीकरण क्या बनेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो समीकरण बनेगा बच्चों वो ये बनेगा। अगर आप कहेंगे इसका चित्र क्या बनेगा, तो इसका चित्र बनेगा ये, ठीक है, जो 3 त्रिज्या है। लेकिन ये जो वृत्त है यहां केंद्र को स्पर्श नहीं कर रहा है, इससे ऊपर है। अगर वो कहता केंद्र पर स्पर्श कर रहा है, यानी एक्स अक्ष पर स्पर्श कर रहा है, तो फिर मैं ये समीकरण लिखता। उसने कहा नहीं है कि वो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए मैंने मूल बिंदु से हटा के बनाया ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। क्लियर, इट इज क्लियर, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। सर आपका नाम क्या है, गौतम कुमार कह रहे हैं सर आपका नाम क्या है। मेरे नाम में क्या रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता चलता रहेगा। सर आपका इतना गणित कैसे आती है, दीपक बाबू कह रहे हैं सर आपको। बच्चों बस जब भी मुझसे बच्चा कहता है कि गणित कैसे आती है, इतनी गणित कैसे आती है, तो मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, रस्सी यावत जात ते सिल पर परत निशान।
बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको करने से ही सब कुछ होता है। पहली बार में चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ये सवाल मुझे पता है, मैं इतना आपको समझ सकता हूँ कि आप पहली बार कर रहे होगे तो आपको लगेगा सर कैसे कर रहे हैं, कैसे समीकरण बना रहे हैं। लेकिन आपको बस जो बात बताई जाए उस पर फोकस करें, मेहनत करें, वक्त को गुजारें, इन्वेस्ट करें, आपको अपनी पढ़ाई में अपना टाइम लगाएं। आप धीरे धीरे देखिए, अगर आपने ठान लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो बच्चों आप घर के भी काम करने के साथ साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बच्चा है, किसी से कहा कि सवाल कर लिए सर, मेरे घर पे इतना काम था सर, आप नहीं जानते, ये नहीं जानते हैं। जिस बच्चे को ये पता है कि मुझे पढ़ाई से ही आगे बढ़ना है, तो वो समझ लीजिए वो ये कहेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं फिजिक्स भी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का मतलब केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ने से नहीं है। आप 12th क्लास के हैं तो भी आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाला बच्चा वो ये भी कहेगा कि मैं मैथ भी पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ, मैं गणित भी पढ़ सकता हूँ, मैं फिजिक्स भी पढ़ सकता हूँ, मैं केमिस्ट्री भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? आइए तो बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। मैं समझता हूँ आप सभी ने इस सवालों को कर लिया होगा। तरीके से आपको ये एक्सरसाइज खत्म कराई, अब बहुत ही सब्र रखे बैठेंगे। और अब हमारे पास जो समय है उसमें एक्सरसाइज 9.4 बच्चा हम उड़ाने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक्सरसाइज 9.4 शुरुआत करिए और लीजिए जिसको भी आप मानते हैं, अपने माता को, अपनी मम्मी को, अपने पापा का आशीर्वाद समझ लीजिए, उनका नाम लेते हुए शुरुआत करेंगे। या आप कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, कृष्ण किसी को भी मानते हैं, ईसाई को मानते हैं, और फिर आगाज करिए। क्योंकि एक धर्म के साथ जुड़ने से एक एनर्जी मिलती है। हम तुम्हें, आप हो चाहे हम हो, हमें एक आस्था आती है, हमें ये विश्वास जग जाता है कि हाँ हमारे साथ वो है तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे, हम हारेंगे नहीं। लेकिन वो भी आपका साथ जब ही देगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आप खुद अपना साथ दोगे, आप खुद अपने बल पर खड़े होगे, आप खुद पढ़ने का प्रयास करोगे, तभी आप इस लायक वर बन पाओगे जो कि आप करना चाहते हो। ठीक है भाई? आइए 9.4 की बात करेंगे, जल्दी से शुरुआत करेंगे। सर का नाम सुनहरी सर है। अच्छा बच्चों, ठीक है, मेरा नाम भी बच्चों ने बता दिया है, सुनहरी सर है। ठीक है, हाँ सर प्लीज बताइए, उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बच्चों, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है अगर उसने कल की क्लास नहीं करी है तो वो कल की क्लास करे, क्योंकि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे का नाम है कीर्ति मिश्रा। कीर्ति मिश्रा पूछ रही है कि सर 9.1 और 9.2 इंपोर्टेंट है या नहीं है, कौन से सवाल हैं? देखो मैं आपको बता दूं, कल भी बताया था 9.1 में 100% आपका कोटि और घात पूछने के लिए आएगा। कोटि और घात अगर ना आए तो फिर मुझे पेपर के अगले दिन फोन करना, ठीक है? घात पूछने के लिए आएगा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर फोन करना कि सर कोटि घात आज नहीं आया, सुनहरी सर से बात करा दीजिए, मैं आपके बात करूंगा। ठीक है, आइए कोटि और घात का शॉर्ट में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, और 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। एक तो आना ही आना है, 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का। ठीक है, वो एक अलग बात है कि सर, क्योंकि यूपी अगर बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, और 7 सेट में से आपको एक का दुक्का सेट को छोड़ के सब में होता है कोटि और घात। वो एक अलग बात है कि आपका नसीब ही बिल्कुल खराब है। वैसे नसीब किसी का खराब नहीं होता है, कोटि और घात आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, ये बच्चा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये समझ लीजिए एक्सपीरियंस बोल रहा है पेपर का। ठीक है, आप उठा के देख लेंगे पेपर को, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर सही बता रहे हैं। ठीक है, और 9.2 की अगर बात करूं तो 9.2 में अवकलन समीकरण, जो समीकरण दिया होता है उसका अवकलन करना होता है, सत्यापन करना होता है। यहां से आपको 2 नंबर का सवाल आएगा, यहां से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन, यहां से 2 नंबर का। और एक्सरसाइज 9.3 की बात करूं जो हमने अभी अभी ताजी खत्म करी है, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो, लेकिन रेयर केस होता है एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, पहले ही बता दूं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 9.3 में मैंने आपको बताए। ठीक है, गिने चुने लेवल पर पूछ लिए जाते हैं 9.3 में, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। तैयारी, ये मैं यही कहूंगा कि अच्छे से अच्छा अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन बुरे से बुरे के लिए तैयार रहें। मतलब कि आप ये सोचें कि पेपर, अभी आपको ये सोचना है कि पेपर बहुत कठिन आएगा, उस कठिन पेपर की तैयारी करनी है। जब आपका सरल आएगा
तो आपके चेहरे पे रौनक होगी। चेहरे पेपर को करने के बाद आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आओगे और आपके नंबर जब रिजल्ट आएगा तो किसी के 95, किसी के 96, किसी के 97 होंगे। इसी तरीके के साथ बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया। अब आज की जो हमारी अब जो एक्सरसाइज शुरू होगी वो होगी 9.4। यहाँ से भी बच्चों 9.4 में से भी मैं आपको बता दूं कई सवाल पूछे जाते हैं 9.4 में से भी। ठीक है, यहाँ से अगर सरल प्रश्न होगा तो आपका 2 नंबर का, वरना अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर का। ठीक है, यहाँ से एक्सरसाइज 9.4 में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो लगातार पूछे गए हैं 5-5 नंबर में। धैर्य रखते हुए आपको समझना है कि करना क्या है इस एक्सरसाइज में 9.4। ठीक है, चलिए बच्चों शुरुआत कर रहे हैं 9.4 को। आइए, जस्ट अ मैटर मैं यहां पर इस तरीके से कॉलम करके अलग कर दिया है। सवाल क्या है सर, क्वेश्चन बताएं प्लीज। व्यापक हल ज्ञात कीजिए, यानी एक्सरसाइज 9.3 तक, एक्सरसाइज अगर मैं बात करूं 9.2 और 9.3 तक हमें अवकलन समीकरण बनाना था। अवकलन समीकरण बनाना था। ठीक है, अब 9.4 क्या कह रही है हमसे? 9.4, 9.5, 9.6, 9.4, 9.5 और 9.6, ये 6 एक्सरसाइज में से 3 एक्सरसाइज जो मैंने कवर करा दी हैं, और ये जो 3 एक्सरसाइज आगे की जो एक्सरसाइज हैं इसमें हमें क्या बनना है, क्या करना है? अवकलन समीकरण से व्यापक समीकरण या समीकरण बनाना है। अवकलन समीकरण से समीकरण बनाना है बच्चों। यहां पर क्या हुआ था आप देखेंगे, आप बता सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया था इन एक्सरसाइज में, इन दोनों एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? हमने क्या किया था? अवकलन किया था। अवकलन किया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सरसाइज हैं 9.4, 9.5, 9.6, इसमें क्या करेंगे हम बच्चों? समाकलन करेंगे, समाकलन। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या समाकलन के फॉर्मूले तैयार हैं? समाकलन करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। सॉरी मेरा नेट नहीं चल रहा है, खत्म हो गया है। सर विशाल ब्रो का क्वेश्चन ऊपर चला गया। विशाल ब्रदर क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं विशाल ये भी बच्चों, ये तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? मुझे ये वाला क्वेश्चन सवाल बता दीजिए प्लीज़। बच्चा इसका क्या करवाना चाहते हो आप? इसमें एक्स और वाई तो है ही नहीं है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि हाँ सर मैं बिहार बोर्ड से हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, बिहार बोर्ड से हो चाहे आप कोई सी से भी बोर्ड से हो, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पेपर में जरूर आती है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख दिया है, आपने लगा लिया होगा। सर जी प्लीज़ बता दो, राजस्थान बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है क्या? बच्चा जहाँ पर आपका अवकलन और समाकलन है वहाँ पर अवकलन समीकरण भी होगा, जरूर होगा। अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर होगी, वरना आप अपनी किताब खोल के देखिए, पता चल जाएगा। और वहां पर जहां पर अब डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके लिए तो ऐसी क्लास है कि तुरंत वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये सारी चीजें आप फॉलो करें। आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है हमारी क्लास। ठीक है बच्चों, चलिए। सर जी बता दो, राजस्थान बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट। हाँ बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है रिवीजन करा रहे हैं। हाँ बच्चा रिवीजन सिलेबस का टारगेट लेकर चल रहे हैं बच्चों। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अवकलन समीकरण हमें दिया है,
कैसे पता चलेगा कि सर ये अवकलन समीकरण हमें दिया है? यहाँ पर जहां कहीं पर आपको dy ओवर dx हो और कहे व्यापक हल बताओ, इस समीकरण का, अवकलन समीकरण का व्यापक हल बताओ, तो dy ओवर dx से देखकर ही पता चल जाता है कि यह समीकरण जो है अवकलन समीकरण है। अवकलन समीकरण दी होगी तो आपको समीकरण बनाना है, अगर आपको समीकरण दी है और तो आपको अवकलन समीकरण बनाना है। आपको सीधे सीधे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा भी होगा। डाउट बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको डाउट हो, और डाउट हो तो भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से समझा दिया है कि क्या होगा और क्या करना होगा आपको। ठीक है, आइए इसको हम कैसे करेंगे। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, आप कॉस का ऐसा फॉर्मूला बनाएं कि ये 1 कट जाए। कॉस के आपने 4 फॉर्मूले याद किए हैं, चारों फॉर्मूले आपको याद हैं और चारों तुमने अपने कॉपी पे लिख दिए हैं। cos 2x का पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं बच्चा। आइए अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा ये दिमाग में आना चाहिए कि ये 1 काटना है, तो आपको पता है कि इनमें से ऊपर के 2 फॉर्मूले में से कोई सा एक लगाएंगे। सबसे पहले मैं पहले फॉर्मूले cos के लिए पहला ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, dy ओवर dx बराबर 1 माइनस 2 cos x अपॉन 2। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर x अपॉन 2 क्यों लिया? क्योंकि मैंने यहाँ cos 2x के फॉर्मूले x के रूप में लिखे हैं, यहाँ cos x है, 2x का आधा मेरा हो गया x, तो x का आधा होगा x अपॉन 2। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सभी को पता है। हाफ एंगल वाले क्वेश्चन, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले आपने अच्छे से पढ़ाई करे होंगे, कर लिए होंगे। ठीक है, अब हमें आगे करने वाला हूं, देखो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे, dy ओवर dx 1 माइनस 1 और फिर ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 यहाँ भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया। हमारे पास क्या आ गया? देखो एक बात मैं बता दूं, देखो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर है बच्चा। ठीक है, ये गलती से, क्योंकि जब तक फोकस आपको समझाने पे होता है ना, तो बस चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हों तो आप मैनेज करेंगे। ठीक है, आइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ पर भी जैसे हमने गुणा किया तो यहाँ हो गया साइन। लेकिन ये बातें पता क्यों कैसे चलती हैं मुझे, कि जब मुझे आगे सवाल को करता हूँ, जब मैं फॉर्मूला बनाना होता तब मैं देखता हूँ कि ये तो नहीं बना। ऐसे ही आप पता चल जाएगा कि अगर कहीं गलती कर रहे होगे, जब वो फॉर्मूला नहीं बनेगा तो आप बता पाओगे कहीं ना कहीं मिस्टेक की है मैंने, और फिर आप सुधार करोगे, देखोगे कहाँ 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 गलती से यहाँ पे। ठीक है, तो उस गलती का सुधार हुआ। अब आप देखें साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया सर dy अपॉन dx बराबर tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये हो गया है भाई हमारे पास। इतना करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, इतना आप कर चुके हो, सभी को क्लियर है? यहाँ तक बताएंगे सभी बच्चे कि सर हमारा इतना क्लियर है। जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हमारा, आपने जो बताया है ये क्लियर है इतना। सभी बताएंगे एक साथ हाँ। कमेंट करें मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें बच्चों, लाइक, क्योंकि मैंने जैसे आपसे वादा किया है, अगर मेरे मन मुताबिक प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस पेपर शुरुआत करेंगे बहुत जल्द ही, तो जो भी बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो तुरंत ज्वाइन करें। ठीक है, आइए अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखो मैं आपको बता दूँ,
हमेशा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ देखना है टेन स्क्वायर एक्स का, यानी एक्स का पद एक्स की तरफ जाएगा, यानी डी वाई हमारा यहीं पर रहता है, हर सवाल में रहेगा यहीं पर। जो एक्स वाला पद है उसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बराबर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू और इनटू में डी एक्स, इस तरीके से। इतना करने के बाद अभी भी ये अवकलन समीकरण है। अवकलन समीकरण से समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, समाकलन। पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बना सॉल्व हो जाए वहां तक, उसके बाद आपको क्या करना है, डी वाई एक तरफ डी एक्स एक तरफ, जिधर डी वाई है उधर वाई वाले पद रहेंगे, जिधर डी एक्स है उधर एक्स वाले पद रहेंगे, इसीलिए ये डी एक्स जो है एक्स की तरफ चला गया। अब हम यहां पर लिखेंगे समाकलन करने पर, क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। और जैसे ही हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर हो जाएगा समाकलन डी वाई बराबर समाकलन टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू और ये मेरा डी एक्स। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब आपके दिमाग में आएगा, देखो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन हट जाएगा तो केवल यहां पर बच्चा वाई बचता है, लेकिन यहां पर मैं क्या करूं, टेन स्क्वायर एक्स को मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में आइडिया बताओ कि मैं कैसा करूं कि ये इसका टेन स्क्वायर एक्स का क्या कोई समाकलन होता है। कमेंट में करिए, बताइए कि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, जल्दी से जल्दी से कमेंट में। बहुत बढ़िया, अरे मेरे माँ का लाडला ही नहीं, ये राजीव पाल हमारा भी लाडला है। पूछो क्यों, क्योंकि जो चीज़ें बस टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर वाकई अगर आप बिना देखे अगर लिख रहे हैं, बस एक बार कमेंट काफ़ी है राजीव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बच्चों से पूछना चाह रहा था, उन पहले ही कमेंट कर दिया है। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर चलिए देखिए, मैं तो सर धीरे से कर दिया था, फॉर्मूला होता है। चलिए देखिए, अब आप कहेंगे कि सर टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई समाकलन होता नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ करके देखिए तो शायद हो जाए। जैसा कि राजीव पाल कह रहे हैं कि इसमें ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन डी एक्स। ठीक है भाई, आइए इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, वाई यों का त्यों, ये हमारा वाई हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन होगा बच्चा टेन एक्स अपॉन टू और वन अपॉन टू। एक्स का गुणांक भी हमको अपॉन में लिखना होता है। समाकलन आपको सारे अच्छे तरीके से आने चाहिए। माइनस एक का समाकलन हो जाएगा हमारा एक्स और प्लस में लगा देंगे हम सी। तो ये बच्चा हमारे पास सूत्र बन जो समीकरण बनेगा वो बनेगा, ये टू ऊपर चला जाएगा, टू टेन एक्स अपॉन टू माइनस एक्स प्लस में सी। यही हमारा क्या है बच्चों, अवकलन समीकरण है। सॉरी, अब मैं क्या कह रहा हूं, यही हमारा क्या है, व्यापक हल है। अवकलन समीकरण का व्यापक हल क्या है, व्यापक हल है। व्यापक हल है किसका है, ये आपको पता है, अवकलन समीकरण का है। ठीक है, ये शब्द क्यों निकला कि अवकलन समीकरण है, क्योंकि बच्चों अभी हमने अवकलन समीकरण हल करना सीखा था इसीलिए। लेकिन बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप अवकलन समीकरण को हल कर रहे हैं तो समाकलन करना पड़ता है और उसके बाद हमें व्यापक हल निकलता है हमारा। अगर हम, ठीक है, व्यापक हल निकलता है। अगर हमें समीकरण को हल कर रहे हैं तो वहां अवकलन करना पड़ता है और अवकलन समीकरण हमें मिलता है। सभी को क्लियर है बच्चे? स्टोरी सुनाने का समय आ गया है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे। देखो, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। और इसको क्या करेंगे, देखो, डी वाई ओवर रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स। ऐसा कैसे कर लिया सर आपने? आपको तुरंत पता होना चाहिए कि वाई इधर ही रहेगा, वाई हमारा इधर ही रहेगा और दूसरी तरफ हमारा रहेगा एक्स यानी डी एक्स। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो डी वाई अगर इधर है तो ये पूरा जो पद है ये वाई का पद है, इसीलिए इसको हमने उठा के गुणा में भाग में भेज दिया गुणा से,
और ये जो dx है इसको हमने उठा के इधर गुणा में कर दिया, भाग वाली संख्या गुणा में। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर 1 करके समाकलन हो जाएगा। इसका जो समाकलन होगा आपको सबको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स y अपॉन 2 बराबर 1 का समाकलन x प्लस के c। इस तरीके से हम इसको y अपॉन 2 साइन x प्लस c, ये हमारा अवकलन समीकरण हो गया। इस सवाल का आंसर ही मैंने बना दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, dy ओवर dx। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, समाकलन आपको करना होगा बच्चों। क्या आप तैयार हैं इस बात पे? आर यू एग्री कर रहे हैं? हाँ भाई, देखिए इस सवाल का हम कैसे बनाएंगे। यहां पर dy ओवर dx 1 माइनस वाई, dy ओवर dx, ये जो पद है ये भाग में आ जाएगा 1 माइनस वाई, और ये हो जाएगा dx। और इसका अब हम क्या कर देंगे, समाकलन कर पाएंगे बच्चों? जल्दी से बताएंगे। सर का सूत्र होता है, हाँ साइन का सूत्र होता है। स्टोरी आपकी मोटिवेशनल होती है, हाँ थैंक यू। वो तो आपके लिए तैयार हैं बच्चों, बस आप लाइक शेयर दबा के करते रहें। लाइव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए दूसरों को बताना ना भूलें। स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर ज़बरदस्त तरीके से मैराथन के थ्रू आपका सिलेबस कवर कराया जा रहा है, तो सभी को शेयर करें और बताएं कि हाँ यहाँ पर किस तरीके की तैयारी हो रही है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ तक मैंने बना के दे दिया, अब आप समाकलन आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समर के अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। sec स्क्वायर एक्स tan y और इनटू में dx, फिर प्लस लगाएंगे sec स्क्वायर y इनटू में tan x, ये हमारा dy बराबर 0। इतना करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, अब इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो मैंने तुमसे कहा है dx मेरा एक तरफ और dy मेरा एक तरफ, तो यहाँ पर हमने dy है इसे यहीं पर रखेंगे, लेफ्ट में ही रखेंगे। इसको हम राइट साइड में भेज देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर y इंटू tan x dy। बाकी का ये जो पद है ये पूरा हमने पक्षांतर कर लिया, दूसरी तरफ भेज दिया, माइनस के sec स्क्वायर x इंटू में tan y और इंटू में dx। ठीक है भाई, आइए अब आप यहाँ से देखो, यहाँ ये dy है, तो यहाँ ये dx क्या काम कर रहा है, वो tan x क्या काम कर रहा है, इसको हटाइए यहाँ से। ये हमारे पास dx है, तो फिर आपके पास tan y क्या कर रहा है, इसको हटाइए यहाँ से। ठीक है ना, तो हटाइए, देखिए क्या बनेगा, sec स्क्वायर y अपॉन tan y, और ये हो गया dy बराबर माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan x, और ये मेरा dx। आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, इधर उधर कैसे कर दिया। यहाँ tan y था, पक्षांतर किया, tan y उधर पहुंच गया भाग में। यहाँ tan x था गुणा में, पक्षांतर किया, tan x भाग में पहुंच गया। अब आप देख रहे हैं sec स्क्वायर y tan y dy, बहुत बढ़िया। माइनस लगा रहने दीजिए, sec स्क्वायर x tan x dx, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है बच्चा, समाकलन करना है। ठीक है, समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम समाकलन करते हैं। आपको किसी संख्या को t मानना है, जैसे इसमें t मान लें, या t के स्थान पर मैं कहूँगा आप इस सवाल में u माने, इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे। ठीक है, अगर एक संख्या होती तो हम केवल t मान के काम चला लेते, क्योंकि दोनों तरफ मानना है, तो हमने एक तरफ t एक तरफ u मान लिया। मैं समझता हूं अब आप समाकलन लगा लेंगे सभी बच्चे। हाँ भाई, कर लेंगे। हाँ चलिए बच्चा, अभी आपके मोटिवेशनल स्टोरी में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपको बता दूं, आपका देखो टाइम जो है बच्चों समाप्ति की ओर है। ठीक है,
तो मैं आपको बता दूं, आज के हमारे इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का अवकलन हमको करना है। क्या करना है? सभी क्वेश्चंस के समीकरण के व्यापक हल निकालने हैं, यानी समाकलन करने हैं। क्या करने हैं? समाकलन करने हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 तक आप कवर करके लाएंगे। ठीक है, आपको मैं प्रश्न संख्या 10 तक, क्वेश्चन 10 तक आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं, जैसे कि आप कुछ होमवर्क करके लाएं घर से। ठीक है? ठीक है बच्चा, चलिए। तो अब मैं देखता हूं हमारे साथ कितने बच्चे लाइव हैं, जैसे कि मैं अपना मोटिवेशनल स्टोरी आपको, हाँ, गुरुदेव के कमल चरणों में स्पर्श एवं सादर प्रणाम, ये कह रहे हैं विशाल। चलिए, प्रणाम बच्चों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेहनत करिए और कहिए उस परमात्मा से कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। और मेहनत भी कहाँ? स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कह रहे हैं बच्चे, देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कह रहे हैं। 5 में बच्चों आपको क्या करना है? सेम कहानी है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि फिर मेरा बच्चा कोई छूटे नहीं जब वो इतनी मेहनत कर रहा है। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये मेरे पास है dy, फिर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये है मेरे पास dx बराबर 0। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। तो आप क्या करें, ये जो पार्ट है इसको पूरा पक्षांतर कर लीजिए। इधर ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और dy बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये हो जाएगा हमारा dx। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं e की पावर x, e की पावर माइनस x, इन सब में क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो इन सब को हम पक्षांतर करेंगे, और ये हो जाएगा dy बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये डाल लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी है ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है? फिर बाद में कोई ये ना कहे ये वाला क्वेश्चन, और इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था, ये लगातार पेपर में, अनसॉल्व पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है? कि हमने इतना लगा लिया, इतना करने के बाद हमने यहाँ dx लिखना है। अब क्या करना है, असली काम आपका यहाँ से शुरू होगा कि आपको ये जो संख्या दिखाई दे रही है इसको आपको t मान लेना है। जैसे ही आप t मानेंगे ऊपर की संख्या कट जाएगी, तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, dy बराबर इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें यहाँ से आपको क्या करना होता है? इंटीग्रेशन। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो ये हमारा y बनेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t और dt, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है dt मानते हुए, क्योंकि जिस समाकलन के सवाल में हम t मानते हैं उसका डिफरेंशियल भी करना होता है, और ऊपर की जो संख्या है वो कटती है। और इस सवाल में आप करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि अब हम ना अवकलन पढ़ रहे हैं ना समाकलन पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अवकलन समीकरण, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए कि हमने इसको t माना है तो ऊपर की संख्या कटनी ही कटनी है। ठीक है? आइए, तो इसका हमारा हो जाएगा 1/t का होता है बच्चा log t, और t का मान हमें उठा के रख देना है। t का मान क्या है हमारे पास? e की पावर x log e की पावर x log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस के c। इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस पर। और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।